हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग का एडुकेशन ऑफ चैनल में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में सामाजिक विज्ञान के इकोनॉमिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन लाया था। अब ये हिस्ट्री से रिलेटेड आपको क्वेश्चन मिलेगा, जो आपको शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन रहेगा, जो एग्ज़ाम जो होने वाला है 2026 में बिहार बोर्ड, उसके लिए काफ़ी लाभदायक होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके बारे में पढ़ेंगे, यूसेफ मेस्सिनी के बारे में पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद काउंट कैमली द कावर के बारे में कुछ टिप्पणी लिखना है। यूनानी स्वतंत्रता युद्ध के बारे में लिखना है। फ्रैंकफर्ट जो संसद हुआ उसके बारे में लिखना है। राष्ट्रवादी संघर्षों में महिलाओं की भूमिका उसके बारे में लिखना है। तो फर्स्ट में देखेंगे यूसेफ मेस्सिनी। यूसेफ मेस्सिनी के बारे में देखेंगे तो वह इटली का एक क्रांतिकारी था, जिसका जन्म 1807 में जेनेवा में हुआ था और वह कार्बोनेरी के गुप्त संगठनों का सदस्य बन गया। 24 वर्ष की अवस्था में लिगुरिया में क्रांति करने के लिए उसे देश से बहिष्कृत कर दिया। इसके तत्पश्चात से दो और भूमिगत संगठनों की स्थापना की। पहला था मुसोई में यंग इटली और दूसरा बर्न में योग यूरोप, जिसके सदस्य पोलैंड, फ्रांस, इटली और जर्मन राज्यों में समान विचारों रखने वाले युवा थे। मुसोनी का विश्वास था कि ईश्वर की मर्जी के अनुसार राष्ट्र ही मनुष्यों के प्राकृतिक इकाई था, अतः इटली का एकीकरण ही इटली की मुक्ति का आधार हो सकता था। उसे राजनीति की घोर विरोध किया और इसके मॉडल पर जर्मनी, पोलैंड, फ्रांस, स्विट्जरलैंड में भी गुप्त संगठन बने। इस कारण मेटरनिक ने उनके विषय में कहा कि वह हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे काउंट कैमिली द काउर के बारे में। काउंट कैमली द काउर इटली में मंत्री प्रमुख था, जिसे इटली के प्रदेश को एकीकृत करने वाले आंदोलन का नेतृत्व किया। वैचारिक तौर पर ना तो वह क्रांतिकारी था और ना ही जनतंत्र में विश्वास रखने वाला था। इतालवी अभिजात वर्ग के तमाम अमीर और शिक्षित सदस्यों की तरह वह इतालवी भाषा से कहीं बेहतर फ्रेंच बोलता था। अतः इटली के सम्राट विक्टर इमैनुएल ने सन 1852 को सार्डिनिया पिडमोंट का प्रधान बना। उसने यहाँ पर आर्थिक, शैक्षणिक, कृषि के विकास के कारण कार्य किए तथा सेना में सुधार किया। उसने फ्रांस व सार्डिनिया पिडमोंट के बीच एक कूटनीतिक संधि की। अपनी इन कूटनीतिक चालों के कारण उसने इटली के समस्याओं की तरफ यूरोपीय देशों का ध्यान आकर्षित किया। 6 जून 1861 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। फिर भी वो अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में सफल रहा, जिनके कारण 18 फरवरी 1861 में इटली के सांसद विक्टर इमैनुएल को इटली का सम्राट घोषित किया तथा इटली का एकीकरण संभव हुआ। सार्डिनिया पिडमोंट 1859 में ऑस्ट्रियाई बलों को हरा पाने में कामयाब हुआ। फिर नेक्स्ट देखेंगे यूनानी स्वतंत्रता। यूनानी स्वतंत्रता युद्ध ने पूरे यूरोप के शिक्षित अभिजित वर्गों में राष्ट्रीय भावनाओं का संचार किया। राष्ट्रीय भावनाओं का संचार किया। 15वीं सदी से यूनान ऑटोमन साम्राज्य का हिस्सा था। यूरोप में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की प्रगति से यूनानियों को आज़ादी के लिए संघर्ष 1821 में आरंभ हो गया। यूनान में राष्ट्रवादियों को निर्वासन में रह रहे यूनानियों के साथ पश्चिम यूरोप के अनेक लोगों को भी समर्थन मिला, जो प्राचीन यूनानी संस्कृति के प्रति सहानुभूति रखते थे। कवियों और कलाकारों ने यूनानियों को यूरोपीय सभ्यता का पालन बताकर प्रशंसा की और एक मुस्लिम साम्राज्य के विरुद्ध यूनान के संघर्ष के लिए जनमत जुटाया। आदि अंग्रेज कवि लॉर्ड बायरन ने एक धन विकृत किया
और बाद में युद्ध लड़ने भी गए, जहां 1824 में बुखार से उनकी मृत्यु हो गई। और 1832 में कुस्तुनिया की संधि ने यूनानी के एक स्वतंत्र को राष्ट्र की मान्यता दी। फ्रैंकफर्ट संधि। जर्मन इलाकों में बड़ी संख्या में राजनीतिक संगठनों ने फ्रैंकफर्ट शहर में मिलाकर एक सर्व जर्मन नेशनल असेंबली के पक्ष में मतदान का फैसला किया। 18 मई 1848 को 1831 निर्वाचित प्रतिनिधियों ने एक सजे धजे जुलूस में जाकर फ्रैंकफर्ट संसद में अपनी स्थान ग्रहण की। यह संसद सेंट पॉल चर्च में आयोजित हुई। उन्होंने एक जर्मन राष्ट्र के लिए एक संविधान का प्रारूप तैयार किया। इस राष्ट्र की अध्यक्षता एक ऐसी राजा को सौंपी गई जिसे संसद का अधीन रहना था। जब प्रतिनिधि ने पर्सा के राजा फ्रेडरिक विल्हन चतुर्थ को ताज पहनाने की पेशकश की थी तो उसके अस्वीकार कर उनके राजाओं का साथ दिया निर्वाचित सभा के विरोध थे। इस प्रकार जहां कुलीन वर्ग और सेना का विरोध बढ़ गया वहीं संसद का सामाजिक आधार कमजोर हो गया। संसद में मध्यम वर्ग के प्रभाव अधिक था, जिन्होंने मजदूरी और संसद के सभी निर्णय स्वतः समाप्त हो जाए, जिससे उदारवासी और राष्ट्रवादी में निराशा हुई। प्रशा के सैनिकों ने क्रांतिकारी को कुचल दिया, जिससे वह संसद भंग हो गई। राष्ट्रवादी संघर्षों में महिलाओं की भूमिका। राष्ट्रवादी संघर्षों के वर्षों में बड़ी संख्या में महिलाओं की सक्रिय रूप से भाग लिया था। महिलाओं ने अपने राजनीतिक संगठनों स्थापित किया, अखबार शुरू किया और राजनीतिक बैठकों और प्रदर्शनों में भाग लिया। इसके बावजूद उन्होंने असेंबली के चुनाव के दौरान मताधिकार से वंचित रखा गया। जब सेंट पॉल चर्च में फ्रैंकफर्ट संसद को भी सभा आयोजित की गई थी, तब महिलाओं को केवल प्रेक्षक और की हैसियत से दर्शक दीर्घा में खड़ी होना दिया गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फ्रांसीसी लोगों के बीच सामूहिक पहचान का भाव पैदा करने के लिए फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने क्या कदम उठाया? तो प्रारंभ से ही फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने अनेक कदम उठाए, जिनमें फ्रांसीसी लोगों ने एक सामूहिक पहचान की भावना उत्पन्न हो सकती थी। यह कदम निम्नलिखित है। 1 नंबर में पितृभूमि और नागरिक जैसे विचारों ने एक संयुक्त समुदाय के विचार पर बल दिया, जिसे एक संविधान के अंतर्गत समान अधिकार प्राप्त थे। एक नया फ्रांसीसी झंडा चुना गया, जिससे झंडे पहले के राष्ट्र ध्वज की जगह ले ली। स्टेट जनरल का चुनाव सक्रिय नागरिकों के समूह द्वारा जारी किए जाने वाले और उसका नाम बदलकर नेशनल असेंबली कर दिया गया। नई स्तुतियाँ रची गई, शपथें ले गई, शहीदों का गुणगान हुआ और यह सब राष्ट्र के नाम पर हुआ। 5 नंबर में एक केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था लागू की गई, जिसमें अपने भूभाग में रहने वाले सभी नागरिकों के समान कानून बनाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आंतरिक यातायात शुल्क समाप्त कर दिया गया और भारत तथा नेपाल का एक सामूहिक व्यवस्था लागू की गई। नेक्स्ट पॉइंट, क्षेत्रीय बोलियों को उत्साहित किया गया और प्रदेशों में फ्रेंच जैसी बोली और लिखी जाती थी और वही राष्ट्र की साझा भी भाषा बन गई। मरियाना और जर्मनिया कौन थे? जिस तरह उन्होंने चित्रित किया कि उसका क्या महत्व था। तो फ्रांसीसी क्रांति के समय कलाकारों ने स्वतंत्रता, न्याय और स्वतंत्र गणतंत्र जैसे विचारों को व्यक्त करने के लिए नारी पत्रिकाओं का सहारा लिया और इनमें मरियाना और जर्मनिया अत्यधिक प्रसिद्ध है। मरियाना क्या है? मरियाना ये लोकप्रिय ईसाई नाम है, अतः फ्रांस ने अपने स्वतंत्रता के नारी प्रतीक की यही नाम दिया। यह छवि जनराष्ट्र के विचारों का प्रतीक था। इसके चिन्ह स्वतंत्रता का गणतंत्र के प्रतीक लाल टोपी, तिरंगा और काली धागा थे। मरियान की प्रतिमाएं सार्वजनिक चौराहे और अन्य महत्वपूर्ण स्थानों पर लगाई ताकि जनता की राष्ट्रीय एकता के राष्ट्रीय प्रतीक की याद आती रही और वह अपने तालमेल स्थापित कर सके। मरियाना के 26 सिक्कों का डाक टिकट पर अंकित की गई। जर्मनिया क्या है? यह जर्मन राष्ट्र का एक नारी रूपक है। चतुष व्यक्तियों में वह बालूत वृक्षों के पत्ते को मुकुट पहनती है, क्योंकि जर्मनी में बालूत वीरता का प्रतीक है। उसके हाथों में जो तलवार पकड़ी हुई थी उस पर यह लिखा हुआ है
कि जर्मन तलवार जर्मन राइन की रक्षा करती है। इस प्रकार जर्मेनिया जर्मन में स्वतंत्रता, न्याय और गणतंत्र के प्रतीक बनाकर उभरी एक नारी छवि थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जर्मन एकीकरण के प्रक्रियाओं को संक्षेप में पता लगाइए। तो जर्मन एकीकरण की प्रक्रिया के महत्वपूर्ण चरण इस प्रकार है। 1 नंबर पॉइंट, जर्मन एकीकरण की मांग के दौरान संविधान, प्रेस की स्वतंत्रता और संगठन बनाने की आज़ादी जैसे संहिताओं का विकास हुआ। संसदीय व्यवस्था स्थापित करने का पृष्ठभूमि तैयार की जाने लगी। जर्मन लोगों में 1848 से ही राष्ट्रवादी भावना जागृत हो गई थी। इसमें यहाँ के मध्यम वर्ग के योगदान से अधिक है। उदारवादी विचारधारा के लोगों ने राजशाही और फौजों को कड़ी मुकाबला किया, जिससे वे सफल भी हुए। 3 नंबर पॉइंट, इस प्रक्रिया में प्रेस के बड़े भूस्वामियों ने अपना पूर्ण सहयोग दिया। प्रशा ने इस राष्ट्रीय एकीकरण आंदोलन के नेतृत्व संभाला और उसे न्याय, स्वरूप और नई दिशा प्रदान की। इस प्रक्रिया के जनक प्रशा के प्रधानमंत्री ओटो वन बिस्मार्क थे। इसने प्रशा की सेना और नौकरशाहियों की मदद की। इस प्रक्रिया में प्रशा ने ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस से भी युद्ध किया तथा सफलता प्राप्त की। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, 18 जनवरी 1871 ईस्वी में वर्साय में प्रशा के राजा काइजर विलियम प्रथम को जर्मन के सम्राट घोषित किया गया, जिससे जर्मन के एकीकरण की प्रक्रिया और अधिकतर सरल हो गई। वर्साय के महल के शीश महल में जर्मन राजकुमारों, सेना के प्रतिनिधियों और प्रमुख मंत्री बिस्मार्क ने जर्मन सम्राट काइजर विलियम प्रथम के नेतृत्व में नवीन जर्मन साम्राज्य निर्माण की महत्वपूर्ण घोषणा की। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, इस प्रकार जर्मन राष्ट्र का एकीकरण हुआ। नेक्स्ट पॉइंट, इस प्रकार प्रशा राज्य एक प्रमुख शक्ति का केंद्र बना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अपने शासन क्षेत्रों में अपने शासन वाले क्षेत्रों में शासन व्यवस्था को ज़्यादा कुशल बनाने के लिए नेपोलियन ने क्या बदलाव किया। तो नेपोलियन ने नियंत्रण में क्षेत्र आया, वह उसे अनुरोध सुधारों की शुरुआत की। उनके द्वारा दिए गए सुधार निम्नलिखित थे। 1 नंबर पर, प्राचीन सामाजिक, राजनैतिक, धार्मिक व्यवस्था को नष्ट किया गया। दूसरी का पॉइंट, सामाजिक समानता स्थापित करने के लिए नियमित और उच्च वर्ग के भेदों को खत्म किया। तीसरी का पॉइंट, 1804 को नेपोलियन सैन्याधिपति ने जन्म पर अधिकार विशेषाधिकार समाप्त कर दिया था, जिसे कानून के साथ समानता और संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित बनाया। समान कर प्रणाली लागू की गई। प्रतिष्ठा मंडल की स्थापना करके विद्वान, कलाकार और देशभक्तों की सम्मिलित किया गया। डच गणतंत्र, स्विट्जरलैंड, इटली और जर्मन में नेपोलियन ने प्रशासनिक विधानों को सरल बनाया। नेक्स्ट देखेंगे, सामंती व्यवस्था को खत्म किया और किसानों को भू दासत्व और जागीरदार शुल्क से मुक्त दिलाई। नेक्स्ट पॉइंट, शहरों में कारीगरों को श्रेणी संघों के नियंत्रण को हटा दिया गया। यातायात और संचालित व्यवस्था को सुधारा गया। नेक्स्ट पॉइंट, आर्थिक सुधार करने के उद्देश्य से बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना की गई। उसे दंड विधान को कठोर बनाया तथा जारी प्रथा मुद्रा पत्र को पुनः आरंभ किया। नेक्स्ट पॉइंट, शिक्षा की उन्नति के यूनिवर्सिटी ऑफ फ्रांस की स्थापना की, जहाँ लैटिन, फ्रेंच भाषा, साधारण विज्ञान व गणित के मुक्त तौर पर शिक्षा दी गई। कैथोलिक धर्म को राजधर्म बनाया। इस प्रकार किसानों, खरीदारों, मजदूरों और नए उद्योगपतियों ने नई मिली आज़ादी को चखा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उदारियों को 1848 की क्रांति को क्या अर्थ लगाया जाता है। उदारवादियों ने की राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक विचारों को बढ़ावा दिया।
उदारवादियों को 1848 की क्रांति वास्तव में तब हुई जब कोई यूरोपीय देशों में बेरोजगारी, भूखमरी तथा गरीबी का वातावरण था। उस क्रांति को लाने में मध्यम वर्ग के बहुत बड़ा योगदान था, जिसके कारण सभी देशों में कई व्यापक परिवर्तन हुए। इनके प्रमुख राजनीतिक, सामाजिक व आर्थिक परिवर्तन इस प्रकार है। राजनीतिक क्षेत्र में परिवर्तन देखेंगे तो राजनीतिक क्षेत्र में राजतंत्र का अंत करके गोलतंत्र की स्थापना की गई। सार्वजनिक मताधिकारों का अधिकार पर निर्मित जनप्रतिनिधि सभाओं के निर्माणों के प्रयास प्रारंभ हुआ। जर्मनी, इटली, पोलैंड, हंगरियन साम्राज्यों में उदारवादी मध्यम वर्ग के स्त्री पुरुषों ने संविधानवाद की मांग की राष्ट्रीयकरण की मांग के साथ जोड़ा। उदारवादियों ने एक ऐसा राष्ट्र राज्यों के निर्माण की मांग पर जोर दिया जो संविधान, प्रेस की स्वतंत्रता और संगठन बनाने जैसे संसदीय समुदाय पर आधारित है। महिलाओं को राजनीतिक मताधिकार दिए जाने की मांग की जाने लगी। सामाजिक क्षेत्र में परिवर्तन, महिलाओं को पुरुषों की समान दर्जा दिए जाने लगा तथा उनके सभी क्षेत्रों में भागीदारी का महत्व व सम्मान की दृष्टि से देखा जाने लगा। दूसरी का कुलीन वर्ग की अपेक्षा मध्यम वर्ग के सभी क्षेत्र राजनीतिक, धार्मिक तथा सामाजिक महिलाओं की भागीदारी बढ़ी, जिससे कुलीन वर्ग की श्रेष्ठता कम हुई। आर्थिक क्षेत्र में परिवर्तन, मजदूरों और कारीगरों को भी अपनी मांगों के लिए प्रदर्शन व आंदोलन का मार्ग बनाया। भूदासता और बंधुता मजदूरों का अंत किया। बाजारों की मुक्ति, चीजों तथा पूंजी के स्वतंत्र आदान प्रदान की मांग ने जोर पकड़ा आदि ताकि व्यापारिक उन्नति के मार्ग खुले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास में संस्कृति योगदान की दर्शाने के लिए 3 उदाहरण दे। तो राष्ट्रवाद के विकास में नवीन परिस्थिति जैसा कि युद्ध, क्षेत्रीय विस्तार, शिक्षा आदि का जितना योगदान रहा है उतना ही योगदान संस्कृति का भी रहा है। इसका कोई उदाहरण हमें इतिहास में मिलता है। इसमें कुछ बहुत ही इस प्रकार है। फ्रेडरिक सरियू यूटोपिया 1848 ईस्वी में फ्रांस के फ्रेडरिक सरियू ने 4 चित्रों का एक श्रृंखला बनाई, जिसके द्वारा एक विश्वव्यापी प्रजातांत्रिक और सामाजिक राजनेताओं की स्वरूप का साकार रूप देने का प्रयास किया। उसने कल्पना पर आधारित आदर्श राज्य या समाज को दर्शाया। इन चित्रों में सभी स्त्री, पुरुषों और बच्चों को स्वतंत्रता का प्रतिमा का वंदना करते हुए दिखाया गया, जिनके हाथ में मशाल व मानव के अधिकारों का घोषणा पत्र है। इनमें उनकी पोशाक की भी राष्ट्रीय अधिकार देने के लिए एक जैसी रखी गई। तिरंगे, झंडे, भाषा और राष्ट्रगान द्वारा भी राष्ट्रभाषा के रूप को प्रकट करने का प्रयास किया गया। दूसरी का पॉइंट, कार्ल स्कैपर फ्रिंटज का एक स्वतंत्र वृक्ष का रोपण। जर्मन चित्रकार कार्ल केस्कर फ्रिटिज ने स्वतंत्रता के वृक्षों का रोपण करते हुए एक चित्र बनाया। इस पृष्ठभूमि में फ्रेंच सेनाओं में जेब्रोफेक्निक राज पर कब्जा करते हुए दिखाया गया। इसे फ्रांसीसी सैनिकों को नीली, सफेदी तथा व लाल पोशाक में दिखाया गया, जहां के नागरिक का दमन कर रहे हैं, जैसा किसी किसान की गाड़ी छड़ी छीन रही, कुछ महिलाओं का तरंग कर रहा है या किसी को घुटने के बल बैठने पर मजबूर कर रहे हैं। अतः शोषित द्वारा जो स्वतंत्र का वृक्ष रोपते हुए दर्शाया गया है, उस पर एक तख्ती लगी है जिस पर जर्मनी में लिखा हुआ है, हमसे आज़ादी और समानता ले लो। यह मानव का आदर्श रूप है। यह एक तरह से फ्रांसीसी अधिकारियों पर किया गया व्यंग्य था, क्योंकि वे कहते थे कि वे जहां जाते थे वहां राजतंत्र का अंत करके नई आदर्श व्यवस्था का कायम करते थे, यानी वे मुक्तिदाता है। यूजीन देलिकाओ को द मैस्कर एट किसो फ्रांस के रूमानीवादी चित्र देलिकाओ ने एक चित्र बनाया था। इसमें इस घटनाओं को चित्रित किया गया जबकि तुर्की ने 20,000 यूनानियों को मार डाला था। इसे कि आस्ट्रिप द्वारा कहा जाता है। इसे महिलाओं और बच्चों को पीड़ा को केंद्र बिंदु बनाया गया, जिसे चटकीले रंगों से रंगा गया ताकि देखने वालों की भावनाएं जागृत हो और उनके मन में यूनानियों के प्रति सहानुभूति उत्पन्न हो। इस प्रकार कलाकारों ने अपनी रचनाओं के माध्यम से राष्ट्र को उभारा और संस्कृति का इसमें महत्वपूर्ण योगदान रहा है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किन दो देशों पर ध्यान केंद्रित करके बताइए कि 19वीं सदी में राष्ट्र किस प्रकार विकसित हुआ। तो 19वीं सदी में लगभग पूरे यूरोप में राष्ट्र का विकास हुआ, जिसके कारण राष्ट्र राज्यों का उदय हुआ। इसमें बेल्जियम और पोलैंड भी इस देश में थे। 1815 में नेपोलियन के हार के बाद वियना संधि द्वारा बेल्जियम और पोलैंड को मनमाने तरीके से अन्य देशों के साथ जोड़ दिया गया, जिनका आधार यूरोपीय सरकारों की यह रूढ़िया विचारधारा था कि राज्य व समाज के स्थापित पारंपरिक संस्थाएं और जैसे राजतंत्र, चर्चा, सामाजिक नीच नीच संपत्ति परिवार बने रहे। इसे बेल्जियम व पोलैंड ने विरोध किया, अपने को स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित किया। इनका निर्माण इस प्रकार हुआ। बेल्जियम वियना कांग्रेस द्वारा बेल्जियम को हॉलैंड के साथ मिला दिया गया, परंतु दोनों देशों में ईसाई धर्म के कट्टर विरोधी मतानुयायी रहते थे। जहां बेल्जियम में कैथोलिक थे, वहां हॉलैंड में प्रोटेस्टेंट थे। हॉलैंड का शासक भी हॉलैंड वासियों को बेल्जियमों से श्रेष्ठ मानता था, अतः इस श्रेष्ठता को बनाए रखने के लिए उसने सभी स्कूलों में प्रोटेस्टेंट धर्म की शिक्षा देने का राजग जारी किया। इसका बेल्जियम वासियों ने कड़ा विरोध किया, जिसे इंग्लैंड ने भी उनका साथ दिया, जिस कारण इंग्लैंड को बेल्जियम को 1830 में स्वतंत्रता करना पड़ा। बाद में यहाँ पर इंग्लैंड जैसी संवैधानिक व्यवस्था काम हुई। फिर नेक्स्ट देखेंगे पोलैंड। वियना संधि द्वारा ही पोलैंड को दो भागों में बांटा गया और इसका बड़ा भाग रूस के इनाम के तौर पर दी गई। परंतु जब वहाँ के लोगों में राष्ट्रीय भावना का विकास हुआ तो 1848 में पोलैंड वार्सा में क्रांति में आरंभ हुआ। इस रूसी सेनाओं ने कठोरता से दबाव दिया, परंतु राष्ट्रवादी ने हार नहीं मानी और दोबारा विद्रोह किया, जिसमें उन्हें सफलता मिली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है जो आप लोग के लिए शॉर्ट और लॉन्ग के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा आगामी बिहार बोर्ड एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ब्रिटेन में राष्ट्रवाद का इतिहास शेष यूरोप की तुलना में किस प्रकार भिन्न था। तो ब्रिटेन में राष्ट्रवाद का विकास एक लंबी संवैधानिक प्रक्रिया द्वारा हुआ। इस प्रकार किसी प्रकार की रक्तरंजिका क्रांति नहीं हुई, अतः इस प्रकार को आमतौर पर इसे रक्तहीन क्रांति के नाम से ही जानता था। यह प्रक्रिया इस प्रकार है, 18वीं शताब्दी से पूरी बर्तनी तथा एक राष्ट्र नहीं था, जबकि ब्रितानी द्वीप समूह में अंग्रेज, वेल्स, स्कॉट या आयरिश है पहचान वाली नरजातीय समूह रहती थी, जिनकी अपनी विशिष्ट सांस्कृतिक व राजनीतिक परंपराएं थी। नेक्स्ट देखेंगे, इनमें आंग्ल राष्ट्र ने अपनी धन दौलत, अहमियत और सत्ता के बल पर द्वीप समूह के राष्ट्रों पर प्रभाव स्थापित करना प्रारंभ किया। 1688 में एक लंबे संघर्ष के माध्यम से राजतंत्र का समस्या शक्ति आंग्ल संसद के अधीन आ गई और एक राष्ट्र का निर्माण किया, जिसके केंद्र इंग्लैंड था। नेक्स्ट देखेंगे, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच एक्ट ऑफ यूनियन 1707 में हुआ, जिसके द्वारा यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का गठन किया। इसी के माध्यम से स्कॉटलैंड पर इंग्लैंड का प्रभाव स्थापित हो गया। स्कॉटलैंड में ब्रिटानी पहचान का विकास करने के लिए यहाँ की सांस्कृतिक और राजनीतिक संस्थाओं का योजनाबद्ध ढंग से नष्ट किया, जिसका स्कॉटिश हाईलैंड्स के वासियों को उनके गौलिक भाषा बोलने और राष्ट्रीय पोशाक पहनाने से रोक गया। इस कारण मजबूर होकर लोगों को अपने देश छोड़कर अन्य जगहों पर जाना पड़ा। 6 नंबर, आयरलैंड में ऐसा किया गया और यहाँ पर अंग्रेजों ने धार्मिक मतभेद को हथियार बनाया। आयरलैंड में कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट दो धार्मिक गुट थे, जिन्होंने प्रोटेस्टेंट की मदद करके कैथोलिक को दबाया गया। 1758 में वेल्फटोन और उसकी यूनाइटेड आयरिशमैन नीति में जो विद्रोह हुआ उसे दबाया गया और आयरलैंड के यूनाइटेड किंगडम का भाग बना लिया गया। ब्रितानी राष्ट्र का निर्माण करके इसके राष्ट्रीय प्रतीक यूनानी जैक ब्रिटेन का झंडा और गॉड सेव आवर नोबल किंग का संपूर्ण यूनान किंगडम में प्रचारित और प्रसारित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल्कन प्रदेशों में राष्ट्रवाद का तनाव क्यों पनपा। 1871 में के बाद बाल्कन क्षेत्र में राष्ट्रवाद का उदय, क्योंकि इस क्षेत्र की अपनी भौगोलिक और भारतीय जातीय भिन्नता थी। इस क्षेत्र में आधुनिक यूनान, रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बानिया, मैसेडोनिया, क्रोएशिया, ब्रूसिया, हर्जेगोनिया,
स्लोवानिया, सर्बिया, मोंटेनेग्रो आदि देश थे जहां पर स्लाव भाषा बोलने वाले लोग रहते थे। यह सभी तुर्की से भिन्न थे। तीसरी का तुर्कों और ईसाई प्रजातियों के बीच मतभेदों के कारण यहाँ पर अहंकार भयंकर हो गया। चौथा पॉइंट, जब स्लाव राष्ट्रीय समूहों में स्वतंत्र व राष्ट्रवाद का विकास हुआ तो तनाव की स्थिति और भी भयंकर हो गई। फिफ्थ पॉइंट, इस कारण इन राज्यों में अपनी प्रतिस्पर्धाओं और हथियारों को होड़ लग गई, उनकी स्थिति को और भी गंभीर बना दिया गया। चौथा पॉइंट, यूरोपीय देश रूस, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया, हंगरी भी इन क्षेत्रों पर अपनी नियंत्रण स्थापित करना चाहते थे ताकि काला सागर से होने वाले व्यापार और व्यापारी मार्ग पर उनका नियंत्रण हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यूरोप से बाहर के देशों में राष्ट्रवाद के प्रतीकों के बारे में और जानकारियों इकट्ठा करें। एक या दो देशों के विषय में एक तस्वीरें, पोस्टर्स, संगीत इकट्ठा करें जो राष्ट्रवाद के प्रतीक थे। वे यूरोप राष्ट्रवाद के प्रतीक से भिन्न कैसे हैं? ये सभी चित्र भारत के राष्ट्रवादी आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय प्रतीक थे। तो ये यूरोप में राष्ट्रवाद का प्रतीक है बाल गंगाधर तिलक, भारत माता, उसके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू, भारत माता। ये जो था हिस्ट्री से रिलेटेड सामाजिक विज्ञान था, जो टॉपिक का नाम था यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। अगर जितने भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि आप लोग के लिए मैं अच्छा से अच्छे कंटेंट प्रोवाइड कर सकूं और ताकि आप लोग अधिक से अधिक मार्क्स ला सके बिहार बोर्ड आगामी 2026 में। थैंक्स।